हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी अनीता देसाई के एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है और आज ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें हम, जैसे मैंने कहा था कि हम अब क्वांटिटी बढ़ाएंगे क्वेश्चंस की, तो आज हम लगभग 50 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे इस पूरी वीडियो में। और जैसा कि आपका अपकमिंग एग्जाम है ही EMRS टीजीटी पीजीटी, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने थियोरी कंप्लीट कर ही ली होगी। अभी ये टाइम है आपका मोर एंड मोर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ क्राई द पिकॉक। अभी पहले अनीता देसाई का एक वर्क है क्राई द पिकॉक, इससे कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्राई द पिकॉक की सेंट्रल थीम क्या थी। ऑप्शन है सोशल इनजस्टिस, लव एंड बेट्रेयल, कल्चरल आइडेंटिटी या फिर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। सोशल इनजस्टिस, लव एंड बेट्रेयल, कल्चरल आइडेंटिटी या फिर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। तो आपको ध्यान रखना है क्राई द पिकॉक, ये बहुत ही फेमस वर्क रहा है अनीता देसाई जी का, और इसकी जो मेन थीम रही है वो यही है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज विच लिटरेरी डिवाइस इज prominently used in Cry the Peacock। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि लगातार इसमें Cry the Peacock जो वर्क है इसमें एक लिटरेरी डिवाइस का लगातार बार बार यूज हुआ है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसी का यूज किया गया है। तो कौन सी लिटरेरी डिवाइस है वो? सिंबोलिज्म, आयरनी, फोरशैडोइंग या फिर मेटाफर। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो है सिंबोलिज्म। ठीक है, ये सिंबोलिज्म जो डिवाइस है इसका ज्यादातर यूज हुआ है इनके इस पर्टिकुलर वर्क में। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट इज मायाज रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड गौतमा लाइक। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि माया जो कैरेक्टर है इस वर्क में, क्राई द पिकॉक में, उसका उनके हस्बैंड के साथ में कैसा रिलेशनशिप था? हार्मोनियस एंड लविंग, distant and estranged, abusive and controlling, indifferent and apathetic। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यहां पर जो राइट आंसर है वो है डिस्टेंस एंड एस्ट्रेंज्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। Question number fourth is how does Maya view her own existence? माया अपने खुद के एग्जिस्टेंस को किस तरीके से देखती है? फुल ऑफ पर्पस एंड जॉय, मीनिंगलेस एंड एम्पटी, फिल्ड विद रिग्रेट एंड बिटरनेस या फिर कॉन्फ्लिक्टेड एंड अनसर्टेन। यस, यहां पर राइट आंसर क्या हो सकता है? सोचिए, आंसर कीजिए। The correct answer is meaningless and empty. Option number B is the correct answer. Next is what role does the setting play in the Cry the Peacock? In Cry the Peacock. यहां पे पूछा जा रहा है कि ये जो वर्क है क्राई द पिकॉक इसमें जो इस प्ले की सेटिंग है वो कैसा रोल अदा करती है, क्या रोल अदा करती है? Options are provides a backdrop for a romantic love story, reflects the social and political realities of India, represents Maya's inner turmoil and psychological state, या फिर establishes a sense of mystery and suspense. What should be the correct answer? Yes, यहां पर जो राइट आंसर है वो है represents Maya's inner turmoil and psychological state. Option number C is the correct answer. Question number 6 is what role does Maya's obsession with death play in the novel? माया का जो ऑब्सेशन था डेथ के साथ में वो क्या रोल अदा करता है नॉवेल में?
ऑप्शन है इट सर्व्स एज अ मेटाफर फॉर हर डिजायर फॉर फ्रीडम, इट हाईलाइट्स हर फियर ऑफ मोर्टैलिटी एंड अननोन, इट रिप्रेजेंट्स हर लॉन्गिंग फॉर स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, इट सिंबलाइजेस हर डिटैचमेंट फ्रॉम रियलिटी। यस, क्या हो सकता है यहाँ पर राइट आंसर? The correct answer is it highlights her fear of mortality and unknown. Option number B is the right answer. Next question is, how does the narrative style contribute to the reader's understanding of Maya's psyche? माया की साइकी को समझने के लिए नरेटिव स्टाइल किस तरीके का कंट्रीब्यूशन कर रहा है या कैसे मतलब कंट्रीब्यूट कर रहा है? ऑप्शन है इट प्रेजेंट्स एन ऑब्जेक्टिव एंड डिटैच्ड पर्सपेक्टिव, इट यूजेस अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक टू डिपिक्ट हर थॉट्स, इट एम्प्लॉयज a fragmented structure to mirror her fragmented mind, it relies heavily on dialogue to reveal her innermost thoughts. सोचिए, आंसर कीजिए, यहां पर राइट आंसर क्या हो सकता है? यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है इट यूजेस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक टू डिपिक्ट हर थॉट्स। ठीक है, इसमें जो टेक्निक यूज हुई है वो ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का इसमें यूज किया गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 8 is, which character acts as a catalyst for Maya's unraveling? वो कौन सा कैरेक्टर है जो कैटलिस्ट की तरह मतलब एक्ट करता है इसमें? ऑप्शन है गौतमा यानी हर हस्बैंड गौतम, रंगा हर चाइल्डहुड फ्रेंड, अनीता हर नीबर या फिर अमू हर सिस्टर इन लॉ। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? द करेक्ट आंसर इज अनीता हर नीबर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अनीता। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज what is the significance of the peacock motif in the novel? जैसा कि नॉवल का नाम है क्राई द पिकॉक, तो इसमें इसको कैसे सिंबलाइज किया गया है? ये पिकॉक का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है? ऑप्शन है इट सिंबलाइजेस मायाज डिजायर फॉर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, इट रिप्रेजेंट्स मायाज लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम एंड एस्केप, इट सिग्निफाइज मायाज कनेक्शन टू हर कल्चरल हेरिटेज, it mirrors Maya's obsession with material possessions. सोचिए, आंसर कीजिए, यहां पर राइट आंसर क्या होगा? यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो क्या है? इट रिप्रेजेंट्स मायाज लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम एंड एस्केप। मतलब जो पिकॉक है ना, वो माया की फ्रीडम को और उसके एस्केप को, मतलब कैसे उसे फ्री होना है, इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट रिप्रेजेंट मायाज लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम एंड एस्केप। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज, हाउ डज द नॉवल एक्सप्लोर द थीम ऑफ जेंडर रोल्स एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस? ये नॉवल किस तरीके से जेंडर रोल्स की और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस की थीम को एक्सप्लोर करता है? ऑप्शन है इट पोर्ट्रेज माया एज अ रिबेलियस फेमिनिस्ट फिगर, इट चैलेंजेस ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स थ्रू मायाज एक्शंस, इट डिपिक्ट्स माया एज अ सबमिसिव एंड पैसिव कैरेक्टर, इट इग्नोर्स द थीम ऑफ जेंडर रोल्स एंटायरली। यस, सोचिए, आंसर कीजिए, यहां पर राइट आंसर क्या हो सकता है? द करेक्ट आंसर इज इट डिपिक्ट्स माया एज अ सबमिसिव एंड पैसिव कैरेक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 11 इज, हाउ डज मायाज अपब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस हर परसेप्शन ऑफ मैरिज?
ऑप्शन है she believes in the traditional ideals of marriage. She views marriage as an oppressive institution. She sees marriage as a path to personal fulfillment. She is indifferent to the concept of marriage. माया की जो अपब्रिंगिंग हुई थी उसने कैसे उसके परसेप्शन जो मैरिज को लेकर उसका परसेप्शन था उस पर प्रभाव डाला था. यस यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है शी व्यूज मैरिज एज एन ऑप्रेसिव इंस्टीट्यूशन. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन इज व्हाट रोल डज नेचर प्ले इन द मायाज इनर वर्ल्ड. माया का जो इनर वर्ल्ड है उसमें नेचर क्या रोल अदा करता है. इट ब्रिंग्स हर कंफर्ट एंड सोलेस. इट ट्रिगर हर एंजाइटीज एंड फियर. इट रिप्रेजेंट्स हर कनेक्शन टू स्पिरिचुअलिटी. इट सिंबलाइजेस हर लॉन्गिंग फॉर एडवेंचर. यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर. The right answer is it triggers her anxieties and fears. It triggers her anxieties and fear. Option number B is the correct answer. Moving to the next. 13 is how does Maya cope with her existential crisis? बताइए माया जो है वो अपने एग्जिस्टेंशियल जो क्राइसिस थे उनसे कैसे कोप अप करती है, कोप विद करती है. ऑप्शन है शी सीक्स प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम थेरेपिस्ट. शी फाइंड्स सोलेस इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस. शी आइसोलेट्स हरसेल्फ फ्रॉम सोसाइटी एंड हर लव्ड वंस. शी रिसोर्ट्स टू सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स. What should be the correct answer? यस यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा. शी आइसोलेट्स हरसेल्फ. ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. शी आइसोलेट्स हरसेल्फ फ्रॉम सोसाइटी एंड हर लव्ड वंस. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. 14 is which character serves as a symbol of societal conformity. यहां पर कौन सा कैरेक्टर है जो सिंबलाइज करता है सोसाइटल कंफर्मिटी को. गौतम मायाज हस्बैंड, रंगा मायाज चाइल्डहुड फ्रेंड, या फिर अनीता मायाज नीवर, अमू मायाज सिस्टर इन लॉ. यस, सोचिए आंसर कीजिए. व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर. यहां पर जो राइट आंसर है वो है गौतम मायाज हस्बैंड. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट 15 is how does Maya's perception of time change throughout the novel. माया का जो परसेप्शन है टाइम को लेकर वो कैसे चेंज होता रहता है पूरे नोवेल में. शी बिकम्स ऑब्सेस्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम. शी लॉसेस all sense of time and reality. She believes that time is construct of mind. She becomes indifferent to the concept of time. Yes, what should be the correct answer? The right answer is she loses all sense of time and reality. Option number B is the correct answer. Next is 16. What is the significance of title Cry the Peacock? ये जो टाइटल है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है. क्राई द पिकॉक. ऑप्शन है इट रिप्रेजेंट्स मायाज क्राई फॉर हेल्प एंड अंडरस्टैंडिंग. इट सिंबलाइजेस मायाज डिजायर फॉर ब्यूटी एंड फ्रीडम. It reflects Maya's fascination with nature and birds. It suggests Maya's identification with the peacock's vulnerability. Yes, what should be the correct answer?
द राइट आंसर इज इट रिप्रेजेंट्स मायाज क्राई फॉर हेल्प एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ध्यान रखना है, टाइटल से मोस्ट इंपॉर्टेंट मानकर चल सकते हो आप इस क्वेश्चन को, क्योंकि टाइटल से रिलेटेड पूछा गया है कि इस टाइटल का ये क्या रोल है, तो आपको ध्यान रखना है, इट रिप्रेजेंट्स मायाज क्राई फॉर हेल्प एंड अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। 17 is how does Maya's relationship with her sister-in-law Amu contribute to the narrative? Option A, it provides Maya with emotional support and guidance. It intensifies Maya's feeling of isolation and alienation. It leads to a deep bond of friendship and understanding. It serves as a source of conflict and rivalry. Yes, what should be the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए। The right answer is it intensifies Maya's feeling of isolation and alienation. Option number B is the correct answer. ध्यान रखना है। Next question. 18 is how does novel explore the theme of fate and destiny? अब यहाँ पे बताना है कि नॉवल किस तरीके से फेट एंड डेस्टिनी वाली थीम को एक्सप्लोर कर रहा है। इट सजेस्ट दैट इंडिविजुअल्स हैव कंट्रोल ओवर देयर ओन डेस्टिनीज. It presents a fatalistic worldview where fate determines outcomes. It portrays characters who challenge and defy their destinies. It ignores the theme of fate and focuses on other themes. सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, what should be the correct answer? The right answer is it presents a fatalistic worldview where fate determines outcomes. Okay? Option number B is the correct answer. Moving to the next. Question number 19. What does Maya, just a minute. Yes, what does Maya fascination with colors signify in the novel? Option A, it represents her desire for artistic expression. It symbolizes her connection to nature and the environment. It reflects her shifting moods and emotional states. It highlights her interest in fashion and aesthetics. बताइए, माया का जो फैसिनेशन है कलर्स के साथ में, वो क्या सिग्निफाई करता है? यस, यहाँ पर जो राइट आंसर वो है इट रिफ्लेक्ट्स हर शिफ्टिंग मूड्स एंड इमोशनल स्टेट्स. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट. Question number 20. How does Maya's perception of reality become blurred as the novel progresses? जैसे जैसे नॉवल बढ़ता है, मतलब आगे, तो उसमें क्या दिखाते हैं कि माया का जो परसेप्शन है, परसेप्शन ऑफ रियलिटी है, रियलिटी को लेकर जो उसका परसेप्शन है वो ब्लर्ड होता जा रहा है, मतलब चीजें बदलती जा रही हैं. She becomes delusional and hallucinates frequently. She experiences vivid dreams that intertwine with reality. She loses touch with the external world and retreat into her mind. She develops a heightened sensitivity to supernatural phenomena. Yes, what should be the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए. The right answer is she loses touch with the external world and retreat with her mind. Okay, option number C is the correct answer. तो ये सारे क्वेश्चंस आपके थे क्राई द पिकॉक से. अभी आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके नेक्स्ट नॉवल जिसका नाम है इन कस्टडी. ठीक है, ये भी फेमस नॉवल है अनीता देसाई का कस्टडी. ठीक है, सॉरी, कस्टडी से ये क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन है वेयर डज द नॉवल बिगिन? ये नॉवल कहाँ शुरू हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ऑप्शन है दिल्ली,
डेविन्स कॉलेज, डेविन्स होम या फिर मुराद ऑफिस? सोचिए, आंसर कीजिए। इस नॉवल की बिगिनिंग, इसकी शुरुआत कहां से होती है? डेविन कॉलेज से या फिर दिल्ली से, डेविन्स होम से, मुराद ऑफिस से? यस, द राइट आंसर इज डेविन्स कॉलेज. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट. How does Devin feel about Murad? Option A, has trouble respecting him, sees him as an equal, despises him. Sorry, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है ये, sees him as an equal, और ऑप्शन सी है despises him, admires him but is nervous. बताइए, डेविन कैसा फील करता है मुराद के लिए? यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है एडमायर्स हिम बट नर्वस. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट. 23rd इज ऑल द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट मुराद एक्सेप्ट. इनमें से बाकी सारी चीजें मुराद के विषय में बिल्कुल करेक्ट हैं, बस एक को छोड़कर. तो वो क्या चीज है उसको बताना है. ही इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ डेविन्स, ही इज रिच, ही इज पायस, ही रन्स अ मैगजीन. तो बताइए, मुराद के विषय में ये सारी चीजें, सोचिए, आंसर कीजिए. यस, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ही इज पायस. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट. 4th इज डेविन लव्स डैश अबाउट अबव ऑल एल्स. इसमें से डेविन हर चीज को लव करता है, सिर्फ एक चीज को छोड़कर. ऑप्शन है यहाँ पर हिंदुइज्म, पोएट्री, म्यूजिक, आर्ट. नहीं, सॉरी, यहाँ पे पूछा गया है कि किस चीज को सबसे ज्यादा लव करता है बाकी चीजों के मुकाबले. डेविन लव्स डैश अबव ऑल एल्स. यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है पोएट्री. ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पोएट्री. मूविंग टू द नेक्स्ट. 25th इज डेविन टीचेस इन व्हाट डिपार्टमेंट. डेविन कौन से डिपार्टमेंट में टीच करता है? ऑप्शन है हिंदी, राइटिंग, रिलीजन, उर्दू. सोचिए, आंसर कीजिए. देखिए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले, जैसा मैंने नॉवल का नाम बता ही दिया है आपको, एक बार नॉवल की समरी रीड कर लेना, फिर सारे क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे. और यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या होगा? हिंदी. ठीक है, किस डिपार्टमेंट में टीच करता है? तो हिंदी. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज व्हाट आर डेविन्स ऑब्लिगेशंस. डेविन की ऑब्लिगेशंस क्या थी, उस पर क्या ऑब्लिगेशंस थी? ऑप्शन है अ वाइफ एंड सन, एन एल्डरली फादर, an elderly mother, his brothers and sisters. Yes, what should be the correct answer? What are Devin's obligations? सोचिए, आंसर कीजिए. Right answer is a wife and son. Option number A is the correct answer. Moving to the next. Where does Devin live? डेविन रहता कहाँ है? ऑप्शन है जयपुर, मुंबई, दिल्ली या फिर मीरपुर. तो ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है मीरपुर. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट. 28th इज व्हाट डज मुराद वांट फ्रॉम डेविन. मुराद डेविन से क्या चाहता है? ऑप्शन है एन इंटरव्यू विद नूर, डेविन्स पोएम्स, अ बायोग्राफी ऑन नूर या फिर नूर्स पोएम्स. सोचिए, आंसर कीजिए. यस, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सॉरी, द राइट आंसर इज एन इंटरव्यू विथ नूर. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट. 29 इज मीरपुर इज. ऑप्शन है लैकिंग हिस्ट्री, लाउड,
डस्टी या फिर ऑल ऑफ दीज? यस, मीरपुर इज। तो यहां पर राइट आंसर ऑल ऑफ दीज है। वो लैकिंग हिस्ट्री भी है, लाउड भी है, डस्टी भी है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट डिड डेविन्स इन लॉज गिव हिम दैट ही हेट्स? डेवन के इन लॉज ने उसे क्या दिया था जिससे वो नफरत करता है? ऑप्शन है अ शर्ट, अ वॉच, अ टाई, अ जैकेट। Yes, what should be the correct answer? Right answer is a shirt. Option number A is the correct answer. Moving to the next. Next is what is disturbing about the tea Devon drinks? जो टी डेवन पीता है तो उसमें क्या डिस्टर्बिंग था, ऐसी क्या चीज थी? ऑप्शन है it tastes weird, there is a dead fly in it, it has debris in it, it is lukewarm। बताइए, इसका टेस्ट खराब था, इसमें डेड फ्लाई एक मरी हुई मक्खी पड़ी हुई थी, या फिर इसमें कचरा पड़ा हुआ था, या फिर ल्यूकवार्म थी, मतलब हल्की गुनगुनी थी। तो टी में क्या खराब था, क्या चीज डिस्टर्बिंग थी? यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है देयर इज अ डेड फ्लाई इन इट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। 32 is why is Devon annoyed when he meets Murad at his office? तो मतलब डेवन गुस्सा क्यों हो जाता है, annoyed क्यों हो जाता है जब वो मुराद से ऑफिस में मिलता है? ऑप्शन है मुराद will not give him Noor's address, it seems like Murad does not want him to see his office, he does not want to be late to meet Noor, या फिर all of these। बताइए क्या रीजन था ऐसे इसके पीछे? सोचिए, आंसर कीजिए। Why is Devon annoyed when he meets Murad at his office? यस, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो है ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही रीजन वैलिड हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 33 मुराद लेटर अबाउट डेवन इज वेरी। जो मुराद का लेटर था डेवन के विषय में वो कैसा था? वेरी, फ्लोरिड, स्पार्स, इलोक्वेंट, कंफ्यूजिंग। बताइए, मुराद लेटर अबाउट डेवन इज वेरी, फ्लोरिड, स्पार्स, इलोक्वेंट, कंफ्यूजिंग। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है फ्लोरिड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। 34 is Noor's neighborhood is all the following except। ऑप्शन है कंफ्यूजिंग, क्रैश, डल, लाउड। तो नूर का जो नाइबरहुड था वो बाकी सब चीज उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिवाय एक के, confusing, crash, dull, loud. The correct answer is dull. Option number C is the correct answer. Moving to the next. 35 is what is Devon's first impressed by? तो डेवन पहली बार किस चीज से इंप्रेस होता है? नूर्स वेट, नूर्स बियर्ड, नूर्स वॉइस, नूर्स स्ट्रक्चर। Yes, what should be the correct answer? Right answer is Noor's voice. ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर C is the right answer. Next is 36. Devon's love for Urdu is connected to। डेवन का जो डेवन का जो लव था उर्दू को लेकर, उर्दू लैंग्वेज को लेकर, वो किस चीज से जुड़ा हुआ था, किससे जुड़ा हुआ था? ऑप्शन है हिज मदर,
his college years, his father, his wife. Yes, Devon's love for Urdu is connected to his father. Option number C is the correct answer, his father. Moving to the next. Why does Devon teach Hindi? Devon हिंदी क्यों टीच करता है? ऑप्शन है द कॉलेज ट्रीट्स हिम वेल, he has to make a living, he likes Urdu but not enough to change, it is easy. बताइए क्या रीजन है उसका हिंदी पढ़ाने के पीछे? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या है? he has to make a living. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 38. When Devon and Noor recite poetry together and then Noor falls asleep, Devon feels like. When Devon और Noor एक साथ पोएट्री रिसाइट कर रहे थे साथ साथ और तब Noor सो जाती है तो Devon कैसा फील करता है? A child, a mother, a father, a god. Yes, सोचिए, आंसर कीजिए. What should be the correct answer? राइट आंसर इज अ मदर. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट. 39 इज एट नूर्स हाउस हु अनॉयज डेवन. नूर के घर में डेवन को कौन अनॉय कर देता है, परेशान कर देता है? ऑप्शन है अ क्राइंग चाइल्ड, अ मैस्यूज, अ यंग लॉटर, या फिर ऑल ऑफ दीज पीपल. व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? At Noor's house, who annoys Devon? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या है? ऑल ऑफ दीज. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट. 40 इज व्हाट अटैक नूर. क्या चीज नूर पर अटैक करती है? कैट्स, डॉग्स, पिजन्स, रैट्स. यस, सोचिए, आंसर कीजिए. राइट आंसर इज पिजन. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, पिजन्स. नेक्स्ट इज इन हिज अर्ली डेज नूर वाज एन. अपने शुरुआती दिनों में नूर कौन था? प्रिस्ट, पेंटर, एथलीट, टीचर. Yes, what should be the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, राइट आंसर इज एथलीट. जैसे बाद में तो आप देखते हो कि ये पोएट्री रिसाइट करता है, लेकिन शुरुआती दिनों में ये एथलीट था. मूविंग टू द नेक्स्ट. 42 is how does Devon feel about the way Noor lives? Option है it inspires him, it surprises him but makes sense, it doesn't matter to him, या फिर it disgusts him. सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, राइट आंसर इज इट डिस्कस्ड हिम. मतलब उसे बिल्कुल भी इस तरह उसके रहने का जो स्टाइल था वो पसंद नहीं था. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट. वेट अ मिनट. यस, 43 इज व्हाट इज द हॉरिबल थिंग डेवन सीज on that first day? ऑप्शन है अ ड्रंक एंड पिटीफुल नूर, Noor fighting with one of the young men, Noor hitting the child, Noor forgetting his poetry. Yes, what should be the correct answer? वो हॉरिबल चीज क्या थी जो पहले दिन डेवन देखता है? What is the horrible thing Devon sees on that first day?
यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है अ ड्रंक एंड पिटीफुल नूर. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट. 44 is Noor clearly has a problem with lying, drugs, alcohol, sex. Yes, what should be the correct answer? इसका जो राइट आंसर है वो है अल्कोहल. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. सॉरी. मूविंग टू द नेक्स्ट. हाउ डज डेवन अल्टीमेटली रिस्पॉन्ड टू द सीन? अब डेवन किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है उस सीन पर? He chastises the woman, he helps a lot, he flees, he leaves knowing it is not his business. Yes, what should be the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या है? ही flees. Option number C is the correct answer. Moving to the next. 46 is BIM is all the following except. अब यहाँ पे बिम के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं. बिम नाम का कैरेक्टर भी इसी पर्टिकुलर वर्क में है, इन कस्टडी. और इसमें यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें से एक नहीं है, बाकी सारे हैं उसके. बिम कौन था? अ टीचर, अनमैरिड, हेड ऑफ द फैमिली बिजनेस और बाबाज केयर टेकर. बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? नहीं, आई थिंक इससे जो पहले वाले क्वेश्चंस थे वो इन कस्टडी तक थे. ये जो बिम नाम का कैरेक्टर है वो अनीता देसाई का एक और वर्क है, उसका नाम है क्लियर लाइट डे. क्लियर लाइट ऑफ डे. इस पर्टिकुलर वर्क से है ये कैरेक्टर. ठीक है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर दिए हुए हैं. बताइए. बिम इज ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट a teacher, unmarried, head of the family business और बाबाज केयरटेकर. तो बिम टीचर भी होता है, अनमैरिड भी है और बाबा का केयरटेकर भी है, लेकिन वो हेड नहीं है फैमिली बिजनेस का. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हेड ऑफ द फैमिली बिजनेस. मूविंग टू द नेक्स्ट. 47 इज तारा थिंक्स दैट द हाउस. ये भी इसी वर्क से है, क्लियर लाइट ऑफ द डे से हैं ये कुछ क्वेश्चंस, तो इनको देखते हैं. तारा थिंक्स दैट द हाउस. ऑप्शन है इज नॉट राइट फॉर बिम एंड बाबा, नेवर चेंजेस, इज स्मॉल, इट इज टू रिचली डेकोरेटेड. सोचिए, आंसर कीजिए. यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है नेवर चेंजेस. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज 48. द दास गर्ल्स रिमेंबर देयर चाइल्डहुड एज. जो दास गर्ल्स थी वो अपने बचपन को किस तरीके से याद रखती हैं? बोरिंग, डिलाइटफुल, ट्रॉमेटिक या फिर फन. Yes, what should be the correct answer? यहां पर जो राइट आंसर है वो है बोरिंग. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज बकुल कंसीडर्स तारा. ऑप्शन है वीक, इम्पोजिंग, ब्रिलियंट, स्टबर्न. यस, बकुल बकुल जो है वो तारा के बारे में क्या समझता है, मतलब क्या सोचता है तारा के विषय में? शी इज वीक, इम्पोजिंग, ब्रिलियंट, स्टबर्न. यस, राइट आंसर इज वीक.
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, बाबा's favorite thing is, options are the cat, his records, his books, the dog. यस, बाबा की फेवरेट थिंग क्या थी? यस, उनके अपने द्वारा जो बनाए गए रिकॉर्ड्स थे वो, हिज रिकॉर्ड्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जितने भी राइटर्स हैं ये हमारा सिलेबस के, उनकी सभी राइटर्स की प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है। आप जाकर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जितने भी राइटर छूट गए हैं वो पेपर से पहले सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उन राइटर्स के मैं कवर करा दूंगी। ठीक है, जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।